अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं अपने वैक्यूल्स के टॉपिक को। याद रखना है वैक्यूल्स आपके पास सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स होती हैं। क्या मैंने कहा? सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स होती हैं जो कि एनिमल्स के अंदर तो स्कैटर्ड होती हैं, लेकिन मैच्योर प्लांट सेल्स के अंदर ये सेंट्रल और लार्जर होती हैं। इवन के इतनी लार्जर होती हैं कि ये न्यूक्लियस से कितनी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल को भी पेरिफेरी की तरफ पुश कर देती हैं। तो दीज आर द लार्ज वेसिकल्स। और ये किन किन से जन्म लेती हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी डेफिनेटली, वो भी वेसिकल्स को जन्म दे रहा होता है। गोल्गी ऑपरेटस से और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से तो होता ही है। तो ये तीन आप लोगों ने याद रखनी ऑर्गेनेल्स जिनसे इनका ओरिजिन होता है। एनिमल सेल्स के अंदर ये आपको किस किस फॉर्म में नजर आती हैं? फूड वैक्यूल में, डाइजेस्टिव वैक्यूल में, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। तो ये तमाम वैक्यूल्स आपको एनिमल सेल्स के अंदर नजर आते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स आपको यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट में नजर आते हैं। अब ये देखो जरा, ये है आपके पास एक अदद वैक्यूल, बल्कि एक अदद प्लांट सेल। ठीक है, प्लांट सेल है ये। अब इस प्लांट सेल में आपको डिफरेंट तरह की ऑर्गेनेल्स नजर आ रही हैं, लेकिन हमारा जो फोकस है वो है इस सेंट्रल लार्जर वैक्यूल के ऊपर, जिसकी मेम्ब्रेन यहां पे लेबल करके कहना चाह रहा है, जो कहलाती है टोनोप्लास्ट, जो कि टोनिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। बताता हूं अभी टोनिसिटी का क्या मतलब है। टोनोप्लास्ट सिंगल मेम्ब्रेनस होती है। अब देखो, ये न्यूक्लियस पेरिफेरी की तरफ पुश हो गया क्योंकि ये वैक्यूल इतना लार्जर है। तो यंग प्लांट सेल्स की अगर बात की जाए, यंग की, उसमें स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, लेकिन मैच्योर प्लांट सेल्स के केस में ये स्मॉलर वैक्यूल्स कोआलिसेंट करते हैं। मैंने क्या कहा? कोआलिसेंस करते हैं और एक लार्जर वैक्यूल को बनाते हैं। कोआलिसेंस का मतलब है छोटे छोटे वैक्यूल्स का मिलना और एक लार्जर वैक्यूल को जन्म देना। और ये वैक्यूल होता है सेंट्रल, जो कि रिमेनिंग ऑर्गेनेल्स को पेरिफेरी की तरफ पुश कर देता है। ठीक है, अब जरा एक आखिरी बात करते हैं एक समरी के तौर पे। एनिमल सेल्स के अंदर ये वैक्यूल स्मॉलर होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, मल्टीपल होते हैं, जो तो मैंने तुम्हें ढेर सारे वैक्यूल्स भी गिनवाए। लेकिन मैच्योर प्लांट सेल्स के अंदर ये लार्ज सेंट्रल वैक्यूल स्मॉलर वैक्यूल्स की कोएलिसेंस के बाद एक लार्जर वैक्यूल जो होता है वो बन जाता है। बस के फंक्शंस देखो। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसकी टोनिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। टोनिसिटी से सिंपल मेरी मुराद है कंसंट्रेशन। अब अगर वैक्यूल के अंदर पानी और सेल सैप ज्यादा हुआ तो उसको बोलेंगे कि वो टर्जिड हो गया, जिसकी वजह से स्टोमेटा की कंडीशन ये हो जाएगा, ओपन हो जाएगा भरने की वजह से। लेकिन अगर ये फ्लैसिड हुआ, खाली हुआ, तो याद रखना स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टोमेटा की कंडीशंस टर्जिडिटी और फ्लैसिडिटी में कैसी हैं वो आप लोगों ने एसोसिएट करना। अब आओ जरा फंक्शंस के ऊपर। याद रखना वैक्यूल एक स्टोरेज हाउस है। किसका? सेल सैप का, वाटर का, मिनरल्स का। इसके अलावा पॉइजनस मटेरियल्स को भी स्टोर करता है ताकि हर्बीवोर से प्रोटेक्शन। हर्बीवोर्स किस पे चढ़ते हैं? ग्रास पे चढ़ते हैं अब, और पत्तों पे चढ़ते हैं। अगर उन पत्तों वगैरह में वैक्यूल्स एक वेस्ट मटेरियल को स्टोर करते हैं, उनकी स्मेल, पॉइजनस स्मेल की वजह से वो हर्बीवोर उसको नहीं जो है वो ग्रेज करेगा या उसको खाएगा, जिसकी वजह से हर्बीवोर से प्रोटेक्शन मिलती है। इसके अलावा टर्गर प्रेशर की रिस्पॉन्सिबल है पैरेन्काइमा सेल्स में, नॉट इन स्क्लेरेन्काइमा सेल्स। दिस इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा ये एनालॉग ऑफ लाइसोसोम के तौर पर एक्ट करते हैं। किन किन में? अरे हमने पढ़ा था ना प्लांट सेल्स के केस में, फंगल सेल्स के केस में। फेडरल की बुक ने हमें ये इंफॉर्मेशन दी थी, क्योंकि ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को कंटेन करते हैं, ग्लाइकोसिडेजेस, प्रोटीएजेस। इसके अलावा इसका मैकेनिकल सपोर्ट में भी रोल होता है जब ये सेंट्रल लार्ज वैक्यूल बन जाता है, जब ये टर्गर प्रेशर को मेंटेन करता है मैच्योर प्लांट सेल्स के अंदर। तो ये तमाम फंक्शंस हैं आपके वैक्यूल्स के। बेसिक इन्फो आप लोग याद रखेंगे, ऑल दो सिलेबस का हिस्सा नहीं है। अब जरा नम्स के सवालों की तरफ। टर्जिडिटी प्लांट्स इज मेंटेन्ड बाय वॉल प्रेशर, इंटरनल प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। जवाब है इसका वैक्यूल चार्ली। टोनोप्लास्ट इज द मेम्ब्रेन सेपरेटिंग। टोनोप्लास्ट ये न्यूक्लियस बना दिया, न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेनस कर दो इसको। बीच में साइटोप्लाज्म है, यहां पे सेल सैप है। तो टोनोप्लास्ट सेल सैप और साइटोप्लाज्म को सेपरेट करती है। वैक्यूल एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, ये तो गलत है। साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का काम है। वैक्यूल एंड स्ट्रोमा, नो। वैक्यूल एंड साइटोप्लाज्म, डेल्टा के साथ जाएंगे। अच्छा सवाल था ये, नम्स अच्छे सवाल देता है कभी कभार ना। द मेम्ब्रेन सेपरेटिंग द वेसिब फ्रॉम साइटो। क्या है ये? क्यों ऐसे टाइपिंग मिस्टेक क्यों होती है?
The membrane separating the vacuole from cytoplasm is called tonoplast. Single membranous होती है. The terminal ends of chromosomes are called. ये तो क्रोमोसोम का सवाल है. ये इधर क्या कर रहे हैं? सजाब म्यू का 2022 का सवाल है. क्रोमोसोम को हमने डिटेल में कवर करना है न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन अभी भी तुम लोग अगर ये आ गया तो देखो, बेलीन नहीं, काइनेटोकोर नहीं, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन को बोलते हैं. इसका जवाब है टीलोमियर्स कहते हैं टर्मिनल एंड्स ऑफ क्रोमोसोम्स को. In unicellular organisms like amoeba, the contractile vacuole is used for. अमीबा के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किसके लिए इस्तेमाल होता है? याद रखना, ये ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर अपना रोल प्ले करता है. ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर. अब ऑस्मो रेगुलेशन करनी है तो पानी और बाकी चीजों की मिकदार को एक नॉर्मल अमाउंट में रखना है. फोटोसिंथेसिस गलत है, रिप्रोडक्शन गलत है, एक्सक्रीशन ऑफ एक्सेस वाटर बिल्कुल. एक्सेस वाटर होगा तो उसको एक्सक्रीट करके उसकी अमाउंट को रेगुलेट करेगा. डाइजेशन ऑफ फूड गलत है. तो जवाब क्या है? चार्ली. तो ये हमारे पास वैक्यूल्स का टॉपिक खत्म हुआ. अब हम पढ़ेंगे अपने माइटोकॉन्ड्रिया को, जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है. माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सिलेबस का हिस्सा है, नम्स एज वेल एज एमडी कैट. उसको हम पढ़ेंगे कल इंशाल्लाह. साथ क्लोरोप्लास्ट को पढ़ेंगे. क्लोरोप्लास्ट एमडी कैट का हिस्सा नहीं है, नम्स का हिस्सा है, उसको पढ़ेंगे. और फिर बात आती है न्यूक्लियस की, उसको तो डिटेल में कवर करेंगे विद क्रोमोसोम. क्रोमोसोम भी उसी वीडियो के अंदर होगा, तो वो वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है. इंशाल्लाह फिर उसको अच्छे से कवर करें. क्रोमोसोम को डिटेल में हम लोगों ने कवर करना है. उसके लिए आपको क्रोमोसोम डीएनए वाला चैप्टर अपनी बुक से पढ़ना पड़ेगा. उसमें जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको यहां पे दूंगा वो तो आपने कवर करनी ही करनी है. इसके अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा इन्फो होगी सिर्फ क्रोमोसोम से रिलेटेड, वो आप लोगों ने कवर करनी है. इसके अलावा आपको ये भी याद करना पड़ेगा कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में क्रोमोसोम का नंबर क्या है. वो चीज़ भी आप लोग लाजमी तौर पर एसोसिएट करेंगे, याद करेंगे, क्योंकि उसके बगैर गुजारा नहीं है. इसके बगैर क्रोमोसोम की डिफरेंट शेप्स होती हैं एनाफेज के दौरान, वो भी हम लोगों ने देखनी है. क्रोमोसोम सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व किस फेज में होता है? मेटाफेज के दौरान. वो वाली बात भी हम लोगों ने कवर करनी है. तो कल का लेक्चर इंपॉर्टेंट होगा बच्चों. क्लोरोप्लास्ट को बेशक ना सुनिएगा, वो एमडी कैट का हिस्सा नहीं है. एमडी कैट के स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूँ. माइटोकॉन्ड्रिया को सुनिएगा और न्यूक्लियस को सुनिएगा. वो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइज हैं, डायरेक्ट मेंशन है आपके सिलेबस में, तो वो इंपॉर्टेंट पैरामीटर होने वाला है. उसके बाद हम अशूरा की छुट्टियों के बाद जो है वो अपना प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का एक डिफरेंस क्लियर करेंगे, और आउटलाइन में यूकैरियोटिक सेल की मजीद एक्सटेंशन करते हुए एनिमल और प्लांट सेल का भी डिफरेंस क्लियर करेंगे. फिर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. तो पढ़ाई करते रहें. ऑल द वेरी बेस्ट.